इतिहास में दर्ज कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक मोह है, एक भय है, एक दास्तान है। और क्लियोपेट्रा वो औरत नहीं, एक तूफान थी जिसने अपने बिस्तर को सिंहासन बनाया और प्रेम को हथियार। लेकिन क्या वो सिर्फ प्रलोभन की देवी थी या वो इतिहास की सबसे चतुर सम्राज्ञी थी? मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया नील नदी की लहरों के पास एक महल में जन्म लेती है एक लड़की, क्लियोपात्रा 7। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो ग्रीक खून में मिस्र की आत्मा लेकर पैदा हुई थी। उसने 9 भाषाएं सीखी, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति और हाँ, आंखों से बोलना भी सीखा। 17 साल की उम्र में उसे गद्दी मिली, लेकिन अकेले नहीं। उसका 10 साल का भाई टॉलेमी 8, जो अब उसका पति भी बना। मिस्र की परंपरा थी, लेकिन सत्ता बांटी नहीं जाती। भाई के सलाहकारों ने उसे दरबार से निकाल दिया। क्लियोपेट्रा निर्वासन में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी। तभी मिस्र आया जूलियस सीजर, रोम का सबसे ताकतवर पुरुष। क्लियोपेट्रा जानती थी गद्दी दोबारा पानी है तो उसे किसी तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी आंखों, होठों और चाल का इस्तेमाल करना होगा। वो खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के कमरे में भेजती है। जब कालीन खुलता है, वहां होती है एक मुस्कुराती हुई अध खुली नग्नता। राजा सामने था और रानी ने चाल चल दी थी। सीजर पिघल गया। रात बीती, सुबह सत्ता बदली। सीजर ने हस्तक्षेप किया। बैटल ऑफ द नाइल में क्लियोपेट्रा के भाई की मौत हो गई। अब वो मिस्र की एकमात्र रानी बनी। उसी दौरान उसने सीजर से एक बेटा भी जन्मा, सिजेरियन। सीजर ने क्लियोपेट्रा को रोम बुलाया। वो साथ रही, खुले आम प्रेमिका की तरह। रोम के अभिजात वर्ग को यह बर्दाश्त नहीं था, एक विदेशी औरत और सम्राट की बाहों में। सीजर की सीनेट भवन में चाकुओं से हत्या कर दी गई। उसका प्रेम, उसकी सत्ता और उसकी महत्वाकांक्षा सबको खतरा था। क्लियोपेट्रा रोम से लौट गई, टूटी नहीं और भी तेज लौ बनकर। अब रोम में सत्ता की दौड़ शुरू हुई। क्लियोपेट्रा ने इस बार निशाना साधा मार्क एंटोनी पर, सीजर का सेनापति, शक्तिशाली लेकिन भावुक। वो टार्सस शहर में एक सुनहरे जहाज पर इत्र और नग्नता में लिपटी हुई आती है। वो अफ्रोडाइट की तरह उतरी और एंटोनी ने सिर झुका दिया। उनका प्रेम शुरू हुआ, शराब, संगीत, नग्न नृत्य और समझौते के साथ। मार्क एंटोनी ने उसे सुरक्षा दी, सत्ता दी और बेटा नहीं, 3 बच्चे दिए। उन्होंने एक क्लब शुरू किया, इनिमिटेबल लीवर्स, यानी अद्वितीय भोगी। यहाँ हर रात नग्नता, मदिरा, प्रेम और संगीत की महफिल सजती थी। क्लियोपेट्रा सिर्फ नाचती नहीं थी, वो पुरुषों को चुनती, उन्हें मंत्र मुग्ध करती और अपने वश में कर लेती। उसके लिए सेक्स एक इंद्रिय सुख नहीं, रणनीति थी। मार्क एंटोनी के साथ उसके खुले प्रेम से ऑक्टावियन, बाद में ऑगस्टस, गुस्से में था। उसने आरोप लगाया कि क्लियोपेट्रा रोम को भ्रष्ट कर रही है। युद्ध हुआ, बैटल ऑफ एक्टियम। क्लियोपेट्रा और एंटोनी हार गए। एंटोनी को जब लगा क्लियोपेट्रा मर चुकी है, उसने खुद को छुरा घोंप दिया। जब क्लियोपेट्रा पहुंची, उसका प्रेम मर चुका था। ऑक्टेवियन अब क्लियोपेट्रा को जंजीरों में बांधकर रोम ले जाना चाहता था। वहां उसे वैश्या की तरह पेश किया जाता, पर वो आखिरी बार भी रानी थी। उसने एक एस्प नामक विषैले सांप को मंगवाया, उसे अपने स्तनों पर रखा और धीरे धीरे मौत को चूमा। उसका शरीर नंगा था, लेकिन आत्मा गर्भ से लिपटी हुई। इतिहास ने उसे वैश्या कहा, लेकिन वो एक सामग्री थी जिसने प्रेम किया, लेकिन सत्ता के लिए, जिसने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन विरासत के लिए, जिसने बिस्तर पर रातें नहीं बिताई, उसने हर रात सत्ता का बीज बोया। और आखिर में जब हार सामने थी, तो उसने गुलामी नहीं, सांप का चुंबन चुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास की दूसरी ऐसी किरदारों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।